पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में किसानों के साथ करेंगे संवाद। 2 करोड़ से भी ज्यादा किसान अलग अलग माध्यमों से होंगे शामिल। 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे पीएम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 4 जिलों के पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। मुठभेड़ में 1 जवान के घायल होने की भी खबर। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बढ़ी विभव कुमार की मुश्किल। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 22 जून तक बढ़ाई विभव कुमार की न्यायिक हिरासत। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से लेकर 5 दिनों तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम शुरू। मुंबई में आज शाम 4 बजे से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगा प्रदर्शन। और खेल के मैदान से खबरों में, आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में आज फ्लोरिडा में भारत का सामना कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी मात। तो वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के सफल विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज स्वदेश लौट आए। G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक मुद्दों के अलावा विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दी। और G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने इटली के अपूलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी माना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघ को अपना स्थायी सदस्य बनाया है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोर दिया। और इटली की प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में इटली की पीएम लोगों का अभिवादन कर रही हैं। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी से 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही देश भर में 50 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में कई मंत्री भाग लेंगे और वहां उपस्थित किसानों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कुछ राजनीतिक खबरों में भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस 99 पर क्या पहुंची, देश में आतंकवादी समूह फिर से सक्रिय हो गए हैं। फैजाबाद में बीजेपी की हार पर विपक्ष जश्न मना रहा है और अब जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। कांग्रेस की तरह उन्हें भी जल्द ही एहसास होगा कि 99 पर कोई केवल नैतिक जीत का ही दावा कर सकता है, सरकार बनाने का नहीं। आतंकवादी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अबूझमाड़ में मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं, साथ ही एक जवान घायल भी हो गया है। राज्य के 4 जिलों में पुलिस की ओर से यह साझा ऑपरेशन चल रहा है। कोतुल, फरसबेड़ा, कोड़तामेटा के जंगलों में इस वक्त भी पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ बीते 2 दिनों से लगातार जारी है और इस मुठभेड़ में नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा की डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी 53वीं वाहिनी बल शामिल हैं। आगे की खबरों में कुवैत में हुई अग्निकांड घटना ने सभी का दिल झकझोर कर रख दिया है। इस अग्निकांड में उत्तर प्रदेश के जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें गोरखपुर के 2 युवक भी शामिल हैं, जिनका पार्थिव शरीर आज गोरखपुर पहुंच गया, जहां प्रशासन की मौजूदगी में मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी कुवैत आग की घटना में जान गंवाने वाले पश्चिमी मेदिनीपुर निवासी के घर का दौरा कर परिवार वालों के प्रति सहानुभूति जताई है। बता दें कि इस घटना में जान गंवाने वाले तमिलनाडु के एबामेसन राजू के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नवलपट्टू लाया गया है। और कुवैत में हुई भारतीयों की मृत्यु के मामले में भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुखद स्थिति में मुख्यमंत्री की ओर से ये बेहद निंदनीय कृत्य है। Kerala Chief Minister is trying to create political advantage, criticizing Prime Minister Narendra Modi's government in this tragic situation. It's a highly deplorable act on the part of the Chief Minister. Chief Minister should desist from taking such a stand in such scenarios. I would advise him that he should concentrate more on the well-being of the people of the state, the welfare of the people of the state, the infrastructure, various other issues, instead of trying to create controversies on the occasion of such tragic incidents. और बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। अब बात दिल्ली में गहराते जल संकट की। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली सचिवालय में हो रही है। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। और इस बीच दिल्ली का जल संकट दिन ब दिन गहराता ही जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। तो भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे, जो कि दिल्ली की समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जनता को पानी की बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सबसे पहली बात तो ये, और ये आतिशी जी का गृह वार्ड है। आतिशी जी पानी की मिनिस्टर हैं, और आज यहाँ जनता से पूछ के देखिए कि पिछले 4.5 साल से क्या किया उन्होंने। आज भी गोविंदपुरी के अंदर डेली पानी पीने के टैंकर आते हैं, और आज तो ये स्थिति है कि जो टैंकर आते भी थे उन लोगों को, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। तो भाजपा ने यह हल्ला बोल दिया, और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में चल रहे पानी के संकट के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा, क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। और इस बीच दिल्ली में जल संकट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, आज विश्व पवन ऊर्जा दिवस है। दिल्ली में इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना होगा। 2030 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य चल रहा है। आज हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, और विंड एक फैक्टर है उसका। इस विंड के इसमें एक टारगेट हमने रखा हुआ है कि अगले 2030 तक हम 100 गीगावाट का ये प्रोडक्शन हम करेंगे। आज तक हम 46 तक पहुँचे हुए हैं।
और ये सभी जगह उस विंड मिल जो है ये खड़ा करके हमारा प्रोडक्शन बनाने का काम बड़ी जोर जाम से चल रहा है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को दिल्ली के सीएम आवास पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। एक बड़ी खबर यूजीसी की तरफ से। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नई शुल्क वापसी नीति की घोषणा की है। यूजीसी ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामलों में 30 सितंबर तक पूरी फीस वापस करें। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। समय आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, हज यात्रियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब में अरफा के दिन सुबह से ही हज यात्री अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं। अराफात के मैदान को लेकर ऐतिहासिक मान्यता है कि यहां पैगंबर मोहम्मद ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अरफा के दिन को प्रायश्चित के दिन के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये वो दिन है जब अल्लाह उन लोगों के पापों को क्षमा करते हैं जो ईमानदारी से उनसे क्षमा मांगते हैं। यह मुसलमानों के लिए पश्चाताप करने, क्षमा मांगने और अपनी आत्मा को पिछले अपराधों से शुद्ध करने का अवसर है। हज यात्री शैतान के प्रतीक पत्थर के स्तंभों पर पत्थर मारने की रस्म के लिए कंकड़ इकट्ठा करने के लिए मुजदलिफा मैदान में जाने से पहले सूर्यास्त तक यहां पर रुकेंगे। और अब योग की बात। आने वाले योग दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए हर रोज नए योगासन का वीडियो साझा करने का वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां आज उन्होंने चक्रासन योग के बारे में बताया। चक्रासन का नियमित अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार है। ये हृदय को सेहतमंद रखता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। अर्ध चक्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्धचक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है
मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो ये चक्रासन के लाभ हैं, आप जरूर इस लाभ को उठाएं। और योग केवल आध्यात्मिक चेतना और स्वस्थ जीवन शैली का ही आधार नहीं है, बल्कि यह रोजगार का भी एक सशक्त माध्यम है। योग में रोजगार की असीम संभावनाओं को दर्शाती रांची से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योग साधना है, योग ध्यान है, योग हमारी सेहत की चिंता का निदान है। योग है तो हम सेहतमंद हैं, योग है तो जीवन में आनंद है। लेकिन क्या योग हमें रोजगार देगा? जी हाँ, यकीनन देगा। हम आज आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने योग को करियर के रूप में अपनाया है और आज बेहद खुश भी हैं। रांची की प्रज्ञा भारती ने रांची विश्वविद्यालय से योग के क्षेत्र में मास्टर डिग्री हासिल की है और अब पीएचडी करने वाली है। योग में मास्टर डिग्री करने के तुरंत बाद ही उन्हें एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफर मिला, जहां वह आज अभियंत्रण के छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक एकाग्रता के लिए योग कराती है। ये अच्छा जर्नी रहा है योग के थ्रू, क्योंकि मैं बहुत एक इमेच्योर से एक मैच्योर पर्सन की और अपने आप को देखती हूँ, और एक इंस्ट्रक्टर से एक टीचर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेरे लिए योग द्वारा ही संभव हो पाया है। दुनिया भर में आज योग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच प्रज्ञा अकेली युवा नहीं है जिन्होंने इसमें अपना भविष्य तलाशा और संवारा है। रानी रंजनी ने तो अभी योग में महज 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया है, लेकिन योग इंस्ट्रक्टर के रूप में उन्हें नाम और पहचान मिली है, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण की राह भी तैयार कर रहा है। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी में 2 साल का पीजी किए हुए हैं और फिर अभी और भी इच्छा है कि पीएचडी करें, और अभी हम एक प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हैं। रांची के जाने माने योगाचार्य प्रीतम बानिक बताते हैं कि उनके 150 से अधिक शिष्य योग को करियर बनाकर बेहद खुश हैं। वो कहते हैं कि सही संस्थान और मार्गदर्शन में यदि योग की शिक्षा ली जाए तो यह क्षेत्र रोजगार की संभावनाओं से भरा है। आदमी की आवश्यकता भी योग है, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम से सब घिरे हुए हैं और योग ही वो जो समाधान दे सकता है। तो संभावनाओं का बाजार पूरा भरा हुआ यहाँ पर। योग को करियर बनाने का दोहरा फायदा है। योग से न सिर्फ आप खुद निरोगी रह सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह रोजगार का भी बेहतरीन जरिया बन सकता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। अब अगर आपकी शंका का समाधान हो गया हो तो देर किस बात की, योग को अपनाने का यही सही समय है। तो आप ज़रूर करियर बना सकते हैं योग में। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। इस टीम में बिप्लब कुमार देब के साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और सांसद कविता पाटीदार शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये टीम गठित की है, खास तौर पर चुनाव के बाद जिस तरह से वहां पर लगातार हिंसा जारी है, खून खराबा जारी है पश्चिम बंगाल में, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, जगह जगह पर ऑफिस में शरण लिए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये एक टीम गठित की है बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में, जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये इस टीम में उन्होंने रविशंकर प्रसाद जो हैं उनको भी रखा है, और इस टीम में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस टीम का गठन किया है। इस टीम में पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब नेतृत्व करेंगे इस टीम का। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये हिंसा जारी है,
उसको लेकर ये टीम गठित की गई है। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, लगातार ये खबरें आ रही थी प्रसेनजीत दा कि जिस बात की आशंका थी, इस बार हम लोग सोच रहे थे कि चलो चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन थोड़ी कम हिंसा देखने को मिली थी अगर पीछे के चुनावों से तुलना करें। लेकिन लगता तो यही है कि शायद बिल्कुल बदला चुकाने के लिए घात लगाकर बैठे थे, और उसके बाद अब इस तरह की जो है खबरें आ रही हैं लगातार। हजारों कार्यकर्ता घर बार छोड़कर और पार्टी ऑफिस में शरण लिए वहीं इस टीम के गठित करने के बाद भाजपा क्या अब इस लड़ाई को सड़क पर लड़ेगी? देखिए लालचंद, पहले तो ये बता दूं कि बंगाल में स्थिति क्या है, इसके बारे में अगर लोगों को पता करना है तो सबसे पहले तो वो दूरदर्शन डीडी न्यूज देखे जी, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से बार बार इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि 4 मई के बाद 4 जून के बाद से किस तरह से स्थिति बदल गया है। जैसे भी हो, हम 7 चरण की चुनाव को शांति से निपट लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की आग्रासी ये सब जो लुम्पेन है, ये जिस तरह से गांव गांव में अपना चेहरा दिखाने लगे हैं, और जिससे जैसे आपने बताया कि करीब 4000 के आसपास लोग अलग अलग जगहों पे, चाहे वो बीजेपी पार्टी ऑफिस में हो, अलग अलग धर्मशालाओं में हो, पिछले एक हफ्तों से शरण लेके किसी तरह से अपना जान बचाने की कोशिश में है। लेकिन लालचांद, यहाँ पे 2021 में जो देखे हैं, 2024 में भी वो देख रहा हूं कि सरकार की तरफ से या संदेश खाली में हम जो देखे हैं, सरकार की तरफ से या चीफ मिनिस्टर की तरफ से पूरी तरह से एक डिनाइयल मूड, इसको मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम ये धर्मशाला में जाके स्टोरी करके दिखा रहा है, दूरदर्शन मंगला में, डीडी न्यूज में, हम गांव-गांव से इस तरह की घटना के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई रिस्पॉन्स नहीं है लालचंद। ठीक है। हमने देखा था कि शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से भी मिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जरूर इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा। और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं कि भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 प्रमुख अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किया गया है। आम लोगों को इन नए कानूनों की विशेषता बताने और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए डीडी न्यूज इन नए कानूनों के बारे में एक-एक कर विस्तार से बताएगा। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण की। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव है पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। इस नए कानून का मकसद है पीड़ितों को सशक्त कर न्याय सुनिश्चित करना, यानी न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना। यह कानून न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है, बल्कि पीड़ितों के लिए सूचना का अधिकार भी प्रदान करता है। पीड़ितों के सशक्तिकरण के लाए गए इस कानून की कई विशेषताएं हैं। मसलन पीड़ितों को भागीदारी का अधिकार। इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इससे आपराधिक मामलों में हितधारक के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है। इसी तरह न्याय की आसान प्रक्रिया के तहत पीड़ित को 0 FIR और EFIR की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 0 FIR के तहत पीड़ित अब अपराध स्थल से दूर होने पर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। वहीं EFIR के तहत लोग पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। अन्य विशेषताओं में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार शामिल है। पारदर्शिता के तहत पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को प्राप्त करने के साथ ही जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत पीड़ित को FIR की कॉपी लेने के साथ ही 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में भी जानने का अधिकार दिया गया है। इस तरह पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण में पीड़ित को अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करते हुए पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के लिए कानून में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। नए कानूनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से।
दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं।